अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब अगला लाएमल ये है जी कि आपके लिए बड़ा सख्त वक्त गुजरने वाला है। एक कल एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, एक परसों एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, और संडे कुछ दिन कुछ देर आप फिर घर गुजार लीजिएगा। आप अभी कॉस्ट की बात हो रही है यार, इस हफ्ते मई के इस हफ्ते को संडे संडे और कल और परसों जो एक्स्ट्रा क्लास करूंगा वो ये जो टाइप्स ऑफ डिसीजन है अभी दूसरा कराने लगा हूं, तो उनमें से एक है जो बाकियों से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, तो वो वाला फिर मैं कल और परसों शाम में कराऊंगा। यानी रेगुलर क्लास ही चलेगी, लेकिन होगा ये कि जैसे मैंने लेक्चर 96 किया है और 97 कल सुबह करूंगा, तो 98 ही शाम में, 99 अगले दिन सुबह, 100 शाम में, और फिर 101, 102, 103, 104 संडे को। हाँ जी इंशाल्लाह है। नहीं आना पड़े तो बेशक आप कल भी ना है, आना पड़ा तो कोई मसला नहीं है। आप नहीं शाम तक नहीं हो सकेगा, शाम तक नहीं, रात में कहीं होगा शायद। हाँ है, वो फिर इतवार को हालात के हिसाब से फिर फैसला करेंगे। और जो लोग FAR1 भी पढ़ते हैं तो मुझसे, तो संडे का सारा दिन आपका मेरे नाम है। सुबह सुबह शुरू करेंगे और अंधेरे में फिर जी जी मैं सच बोल रहा हूं, मैं मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो कल के हिसाब से फैसला करूंगा कि FAR1 को सुबह बुला के फारिग करूं, फिर शाम कॉस्ट को, या कॉस्ट को बुला के फारिग करूं। कल शाम डिसाइड करूंगा कि संडे की सुबह आपकी है कि दोपहर ऑनवर्ड आपकी। मैं डिसाइड करूंगा, मैं कल शाम को डिसाइड कर दूंगा कि FAR1 और कॉस्ट में से संडे को पहले कौन सी। लेकिन कल शाम को और परसों शाम को फिर ये कॉस्ट की है एक्स्ट्रा क्लास, कल शाम और परसों शाम। आज शाम जो है वो FAR2 की एक्स्ट्रा है जी। क्या हुआ जो दोनों में है? वही तो बता रहा हूं ना यार, सारा दिन आप इधर गुजारेंगे तो आप वैसे ही फारे हो जाएंगे आप। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, ये सवाल से पहचाना जाता है कि इस टॉपिक का सवाल है, सवाल से पहचाना जाएगा ये। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, टाइप्स ऑफ डिसीजन मैंने शुरू लिखे थे। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जब शुरू कराई है ना, तो मैंने पहले कुछ जनरल सवाल कराए थे, फिर मैंने एक हेडिंग दी थी टाइप्स ऑफ डिसीजन, उनमें मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे। उनमें पहला पॉइंट लिखा था स्पेशल ऑर्डर, वो हो गया। दूसरा लिखा था लिमिटिंग फैक्टर, तो ये वो बता रहा हूं लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। इसकी कहानी बता रहा हूं पहले, फिर आगे न्यूमेरिकल बताऊंगा क्या करना है। पहले इसकी कहानी समझ लें। अगर एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो कितने यूनिट्स बनाने चाहिए? जितनी डिमांड है, और अगर बहुत डिमांड है तो बहुत ज्यादा बनाने चाहिए, और अगर बहुत ही ज्यादा डिमांड है तो फिर जितना बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए। तो इसमें तो कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चा भी कर सकता है। तो ये टॉपिक ये नहीं है। अगर एक बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है और बनाता भी वो कॉमन रिसोर्सेज से है, ICAP की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट। मई और नवंबर में कभी इत्तेफाक हुआ ICAP लाइब्रेरी जाने? फिर क्या होता है? हाँ जी, कैप वालों को अलाउड ही नहीं होता, निकाल देते हैं उनको, वो निकाल देते हैं ना, मतलब कैफ वालों को निकाल देते हैं, आने नहीं देते। तो अब वो कॉमन रिसोर्स है, उस वक्त CFAP कैफ दोनों वाले पढ़ रहे हैं,
लेकिन उस वक्त क्योंकि सीफैप के एग्जाम्स हैं तो उनको प्रेफर किया होता है क्योंकि रिसोर्स कॉमन था। तो अगर एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो फिर ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक ही टॉपिक बनाता है तो उसमें तो कोई साइंस है ही नहीं ना, जितने बना सकते हैं बनाए। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ डिसीजन मेकिंग हो, जितने बनाने बना ले, और अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो जितने बना सकते हैं बना ले। डिसीजन मेकिंग तब इन्वॉल्व है अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, वो जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो कॉमन रिसोर्सेज से बनाते हैं और डिमांड सबकी बहुत ज्यादा है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से सारे प्रोडक्ट की पूरी पूरी डिमांड नहीं हो सकेगी। तो फिर क्या करें? फिर हमें अपनी प्रेफरेंसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। ये है टॉपिक, ये टॉपिक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके, बस ये है ये टॉपिक। तो जो भी बताया है थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देता हूं, या आप ही लिख लें खुद ही। मैंने भी FR2 में बहुत सारा लिखा है यार, और FR1 में मैंने इतना सारा लिखा है। चले लिख देता हूं। क्यों नहीं? ये डिसीजन मेकिंग सारी इंपॉर्टेंट है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मटेरियल है, लेबर है और मशीनें हैं। और अगर उनकी क्वांटिटी की बात करें तो मटेरियल की क्वांटिटी, लेबर की क्वांटिटी यानी उनके आवर्स, और मशीन की क्वांटिटी यानी मशीन के आवर्स। पैसा भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ये CFA 4 में है। आलो के 2004 में एक सवाल आया था, लेकिन ये CFA 4 की चीज है। तो कहानी ये है कि अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है यूजिंग कॉमन रिसोर्सेज, तो डिमांड ऑफ सारे प्रोडक्ट्स पूरी नहीं हो पा रही लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ये इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, यानी इस टॉपिक की कहानी बता रहा हूं। तो फिर करेंगे ये,
तो फिर ना हमें इस लिमिटिंग फैक्टर की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और इस मसले का हल होता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। अच्छा, ये नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है सवाल की रिक्वायरमेंट में ये नाम लिखा हो सकता है नाम ना लिखा हो, किसी और तरीके से पूछा हो, तो इसलिए नाम की बजाय ये सारी कहानी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाना सिखाता हूं, ये लिख लें, लिखना है तो। शुक्रिया। हाँ जी, नोटेड सारा मिटा दूं? ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स सिखाता हूं। दो टेबुलर वर्किंग होती है, दो टेबल्स बनाने पड़ते हैं इसके लिए। ये स्टेप्स में लिख तो रहा हूं, लेकिन खैर आप एक दो सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे स्टेप्स, लिख देता हूं, फिर भी लिखता हूं उधर भी। इधर एक चीज समझिएगा, दो प्रोडक्ट्स हैं और इनमें हमने प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले किसको प्रेफर करें। सेल प्राइस इसकी है 400 और इसकी है 260, किसको प्रेफर करें? 400। कॉस्ट देखनी पड़ेगी, वेरिएबल लगेगी इस पे 180,
इस पे लगेगी 100 और फिक्स कॉस्ट इस पे लगेगी 20 और इस पे लगेगी 10। 200 और 150। जी अब टाइम भी दिखेंगे। हाँ जी बी को क्यों? इस पे 200 कमाएंगे, 150 कमाएंगे। तो पहले तो इसी में एक टेक्निकल गलती कर रहा हूं मैं, और आप एक हफ्ता जो पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं उसको। एक हफ्ता हो गया पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए 200 तो ठीक नहीं है, कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं। कितनी? 220 160। तो इस पे हम कमा रहे हैं 160 और इस पे कमा रहे हैं 220। अच्छा हमें इनमें से क्यों कंपेयर करना पड़ रहा है कि किसको प्रेफर करें? क्योंकि रिसोर्सेज कॉमन है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए इनमें से चूज करना है। अच्छा अगर आपकी फैमिली ने कहीं शादी पे जाना है और आपके बहन भाई में से किसी एक को चूज करना है, हाँ जी आपकी फैमिली ने, अम्मी अब्बू ने शादी पे जाना है कहीं, और आप और आपके बहन भाई में से किसी एक को चूज करना है, तो आप किसको चूज करेंगे? हाँ जी मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊँ। हाँ जी जो ज्यादा रहेगा और जो ज्यादा प्यारा है, और है ये सारे जवाब आपके इररेलेवेंट बन गए, क्योंकि इसमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस बेस पे डिसाइड करना है। अगर कहीं रिश्ते की बात चलानी है तो तो उसको लेके जाएंगे जिसके रिश्ते की बात चलानी। अगर सवारी पे जगह कम है फिर जिसका वॉल्यूम कम है। अगर सलामी के पैसे पूरे करने खाना खा के है ना, सलामी के पैसे पूरे करने होते हैं तो ज्यादा खाने वाले चले जाएं, तो फिर किस बेस पे फैसला होगा? जो ज्यादा खाता है। और अगर सोफिस्टिकेटेड लोग हैं वहां तो जो ज्यादा तमीजदार है। तो अगर दोनों में से चूज करना है तो फिर देखना पड़ेगा, फिर मुकाबला इन दोनों का नहीं है, फिर बात यह है कि किस फैक्टर की बेस पे डिसाइड करना है। तो इन दोनों में से किसको प्रेफर करना है इस कंपैरिजन से नहीं फैसला हो सकता। देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मसला क्या है। मसला यह है कि हमारे पास मशीन आवर्स शॉर्ट है, मशीन आवर्स लिमिटेड है, तो हमें फिर इनको मशीन आवर्स के साथ देखना पड़ेगा। चले मशीन आवर्स के साथ देखते हैं। मसला है मशीन आवर्स का, मशीन आवर्स लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, सवारी जिसमें जाना है जगह थोड़ी है, तो अब उस जगह के हिसाब से देखना है कि कौन सा उसमें जगह में पूरा आ जाएगा। तो मशीन आवर्स लिमिटिंग है, इसलिए मशीन आवर्स के हिसाब से देखेंगे कि प्रोडक्ट ए बनाने में लग जाते हैं 4 आवर्स और जो प्रोडक्ट बी है वो 1.25 आवर्स में बन जाता है। अब कौन सा बेहतर है? कैसे? जबानी नहीं पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल सही है। देखें टोटल की तो बात ही नहीं हो रही ना, मैं तो इन दोनों में मुकाबला करवा रहा हूं। तो हम या तो उस मशीन पे इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, प्रेफरेंस देख रहे हैं। तो चूंकि मसला मशीन का है तो ये 220 और 160 कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक यूनिट बना के 220 कमाएंगे, लेकिन 4 घंटे लगेंगे 220 कमाने के लिए, और ये 1.25 घंटे में 160 कमा लेंगे। तो इनको कंपेरेबल कैसे बनाएं? पर आर कर लेते हैं। ये पर आर बन जाएगा 55 और ये पर आर बन जाएगा 128। तो ये प्रेफर करेंगे, क्योंकि मशीन का 1 घंटे का इस्तेमाल ये ज्यादा फायदा देगा।
तो अगर हमें प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन पहली बात प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन की बेस पे करना है, दूसरी बात कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे नहीं करना, कंट्रीब्यूशन पर जो मसला है। और अगर ये मैंने तो मिसाल मशीन आर की दी है, अगर लेबर आर मसला होता तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, अगर मटेरियल मसला होता तो कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल, मतलब कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो हम करेंगे ये कि एक तो कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इस सवाल की कैलकुलेशन में मेन मुश्किल यही होती है। इसके बाद तो अगला काम आसान है, सेल प्राइस नहीं पता होती, प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप लगा के निकालनी पड़ सकती है, मटेरियल में लॉसेस हो सकते हैं, लेबर में इन्फ्लेशन हो सकती है, ओवरहेड्स वेरिएबल फिक्स मिक्स दिए हो सकते हैं, ये कैलकुलेशन की इसके अंदर मुश्किलें हो सकती हैं, है जी, सब उसमें सब हो सकता है। फॉर ईच प्रोडक्ट। फिर इसके बाद ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल तो लिया, फिर इसको हम कंट्रीब्यूशन पर आर में कन्वर्ट करेंगे। ये समझ आती है बात, पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी अगर लिमिटिंग फैक्टर लेबर आर्स हैं तो पर लेबर आर, लिमिटिंग फैक्टर मशीन आर्स हैं तो पर मशीन आर, और फिर हम इनकी कर देंगे रैंकिंग। ये ठीक है, समझ आ रही है बात, अगर मैं को ऑन द बेसिस ऑफ टू ये यानी इसकी बेस पे रैंकिंग कर देंगे। एक टेबल से ये होगा, ये दो टेबल्स बनाने पड़ते हैं इसके लिए, तो एक टेबल से ये होगा। और जब ये रैंकिंग हो जाएगी फिर इसके बाद एक टेबल बनेगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का, वो सवाल के साथ सिखाता हूं, अभी लिख देता हूं लेकिन सिखाता सवाल के साथ हूं। अच्छा, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स इसके बाद बनेगा, फिर वो कैसे बनेगा, ये मैंने क्या लिखा है, रैंकिंग के मुताबिक बनाने से क्या मुराद है, वो टेबल के साथ बना के सिखाता हूं। सवाल लिखें।
सवाल लिखें, कुछ इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं प्रोडक्ट वाइज, यानी 3 प्रोडक्ट्स हैं एबीसी, तो कॉलम में इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, सवाल लिखवा रहा हूं, 3 प्रोडक्ट्स हैं एबीसी और कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो प्रोडक्ट वाइज है। जी, मंथली डिमांड 3000, 2400 और 3200। 3000, 2400 और 3200, 3000, 2400 और 3200। प्रॉफिट पर यूनिट 45, 35 और 25। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 555। लेबर आवर्स पर यूनिट 4, 8, 2, 4, 8 और 2। चलें बस ये कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन बस। उसके बाद लिखिए टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ 30,000, 30,000। मुझसे रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। दो टेबल बनते हैं इसके लिए, एक रैंकिंग पे आगे एंड होता है और एक होती है प्रोडक्शन प्लान। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट बनता है। हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वापस कितना बन गया 50, 40, 30 और लेबर आवर्स कितने चाहिए 4, 8, 2, तो कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई जी 12.5, 5, 15। तो पहली पोजीशन किसने हासिल की है सी। यहां तक अच्छा, अगला काम है प्रोडक्शन प्लान। और प्रोडक्शन प्लान का फॉर्मेट बताता हूं, उसका तरीका। प्रोडक्ट यूनिट्स, जो भी फैक्टर है लिमिटिंग, लेबर आवर्स, रिक्वायर्ड और बैलेंस। और ये मैं आपके रजिस्टर की लाइंस बता रहा हूं ताकि
तरतीब पता चले। पूछा कुछ? लेबर आवर्स अवेलेबल कितने? स्टार्टिंग पॉइंट 30,000, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सबसे पहला नंबर किसका आएगा? सी। तो सी बनाएंगे हम, सारे सी बना दें। जितनी सी की डिमांड है, कितनी डिमांड है? 3,200। 3,200 बनाए अगर, तो कितने लेबर आवर्स चाहिए होंगे? 64। तो बाकी कितने बच जाएंगे? फिर किसको बनाएंगे? ए को। कितना ए बना लें? 3,000। कितने लग जाएंगे? 12,000। बाकी रह जाएगा 11,600। फिर बी बना लें। कितना बना लेंगे? 2400। अगर 2400 बना लेंगे तो सवाल ही नहीं है, फिर 24 तो बनेंगे ही नहीं। कितने बन जाएंगे? 11,600 है और एक बी के लिए लगता है 8, तो 145। ये बैलेंस करके निकालना, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। कोई मुश्किल परेशानी? चलें पास पेपर का करते हैं सवाल। ग्यारह तक 600 और रह गए, तो उनमें सारे बी नहीं बन सकते। कितने बन सकते हैं? अगर एक के लिए 8 घंटे हैं तो 11,600 में कितने बी बन जाएंगे? डिवाइड। स्प्रिंग 2012 क्वेश्चन नंबर 5 पैक की बुक में होगा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 41 शायद, बॉक्स सेट। पेज 516 प्रैक्टिस क्वेश्चन 41, ये है क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 12। स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। पेज 516 प्रैक्टिस क्वेश्चन 41 बॉक्स सेट। इस पे अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई, ये स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 5 है। स्प्रिंग 12 क्वेश्चन नंबर 5 बॉक्सिट। और इतनी तो बता दिया यार मैंने, पूरी लोकेशन बता दी। पास पेपर में देख रहे हो कि पैक की बुक में? पेज 516। कहां देख रहे हो क्वेश्चन? शुक्र है आपने पूछा नहीं कि हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं। पहुंचे सवाल तक कि नहीं? तो पढ़ लें। 11,600 बी के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ तो बी नहीं बन सकेगा ना पूरा, तभी तो लिमिटिंग फैक्टर है। तो जितना बन सकेगा उतना बना लेंगे।
हाँ जी, पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा, सुन लूं। बीएल बनाता है 3 प्रोडक्ट्स, एक विज, एक पेंटागन, एक हेक्सागन और एक ऑक्टागन। तो 4 हो गए, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन। और फरवरी के महीने का डाटा दिया हुआ है, उसमें तीनों प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट वगैरह ये सब दिया हुआ है। इस टेबल में सेकंड लास्ट एक चीज आ रही है, यील्ड। इसका मतलब होता है कि कितना आउट होगा, यील्ड आउटपुट को कहते हैं। तो 90% यील्ड का मतलब है कि 10% लॉस। ठीक है, यील्ड मतलब आउटपुट क्या मिलेगा जब इस प्रोडक्ट को बनाते हैं और जब मटेरियल इन करते हैं तो 10 किलो इन करते हैं तो 9 किलो बाहर आता है, ये मतलब है 90% यील्ड का। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ईच वर्कर का आ गया, फिर उसके बाद मटेरियल, ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बस। लास्ट सेंटेंस, 1 लाख मशीन आवर्स अवेलेबल है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ इस सवाल में? क्या पता लेबर आवर्स हो, क्या पता मटेरियल हो, है ही नहीं, बताइए सिर्फ मशीन आवर्स है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स का है। कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? एक तो मशीन आवर्स की एक लिमिटेशन आ गई, और बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बताएं कि इनका प्रॉफिट कितना होगा। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स का सवाल है। अब इसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 12 बी नहीं पी एच ओ। सेल प्राइस, सेल प्राइस दी हुई है 23, 15, 50 और 2000। 2300, 15, 50 और 2000 कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है। और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में ये 250, 250, 250 दिया हुआ है, तो यहाँ 250, 250, 250 लिखो। नहीं, ये 250 क्या है? ये है 250 रुपीज पर केजी। हम यहां पर सब प्रोडक्ट की पर यूनिट चीजें बना रहे हैं, तो पर यूनिट तक कैसे पहुंचे? एक यूनिट के लिए जितने किलो लगते हैं वो लगा लेते हैं। अच्छा, आप कितने किलो लगते हैं ये 6, 4, 5 बताया हुआ है, लेकिन ये नेट है। ये है फिनिश गुड का एक यूनिट कितने किलो का होता है। तो मटेरियल कॉस्ट तो वो लगेगी ना जब मटेरियल इनपुट करेंगे, तो इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में कैलकुलेट करवा के दिखा दें, ये भी ठीक है। और फार्मूला बता दें कि 250 रुपए, लेकिन नेट वेट डिवाइडेड बाय यील्ड। ये क्या किया? ये ग्रॉस इनपुट निकल आएगा। यानी अगर 6 किलो का एक यूनिट होता है तो वो 6 किलो है, जो बाकी 90% बच गया होता है। इनपुट तो 90% से ग्रॉस करेंगे तो निकलेगा, वो 250 रुपए किलो होगा। ये फार्मूला है समझ? बताएं कितना? 1667। वन 053 1359। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर 20, 30, 45 माइनस कर दो यहां से। नहीं, वो मिनट्स दिए में पर यूनिट, हमें तो रुपए पर यूनिट लिखने हैं। तो क्या करें? में पर आर रेट से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेबर का पर आर रेट किधर है?
अच्छा, ये ना अक्सर डिसीजन मेकिंग के सवालों में ये तरीका लगाया गया है कि आपको उन्होंने ऑन एन एवरेज एक बंदे की पूरे महीने की टोटल परफॉर्मेंस बताई है। ये कहा है कि एक बंदे को ऑन एन एवरेज महीने में 200 घंटे काम करने का 15,000 रुपए मिलता है। ये मल्टीपल सवालों में इस तरह से हुआ है टेस्ट कि इससे हम निकाल सकेंगे पर आवर वेज रेट। पर आवर वेज रेट निकल आएगा ना, तो पर आवर वेज रेट निकल आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक के जो मिनट्स हैं, लेकिन रेट निकालेंगे हम पर आवर, और रेट पर आवर निकालने के लिए हम मकड़ी को बुला लेते हैं और मकड़ी कहती है कि 15,000 रुपए 200 घंटों के, तो पर आवर 75। नहीं समझ आया? 75 है पर आवर। एक यूनिट के लिए 20 मिनट लगेंगे, तो 75 रुपए पर आवर है। इसको 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, आर बनाने पड़ेंगे ना। जी 25 बस पॉइंट 56 पॉइंट, और बस कौन से ओवरहेड्स? वेरिएबल ओवरहेड्स। अब ये काम आप वेरिएंस में बहुत दफा कर चुके कि आपको वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं बताए, टोटल ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन दी है। कहां दी है? 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो जब हम मटेरियल कॉस्ट का 20% लेंगे तो वो तो पूरा ओआर निकलेगा। हमें चाहिए वेरिएबल ओआर, तो उसमें से फिक्स्ड माइनस कर देंगे तो वेरिएबल आ जाएगा। पी एच और ओ, टोटल ओआर। अगर हम मटेरियल कॉस्ट का 20% ले लें तो पी का कितना? पी का कितना? जी जी मटेरियल का ना, ये 333। चले बद नहीं दिल पॉइंट लिखने का। और 211 272। ये तो टोटल ओवरहेड आ गया। वेरिएबल चाहिए, फिक्स माइनस कर लेते हैं। फिक्स्ड कितना? जी 5 मिलियन। और बजटेड मशीन आवर्स कितने? 1 लाख। तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख 50 माइनस कर लो सबसे, हैं? ये क्या है? ये रुपीस पर यूनिट है। 50 क्या होगा? पर मशीन आवर। तो पर यूनिट कैसे बनाए? जो मशीन आवर्स पर यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड ओआर के लिए 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये बन गया रुपीस पर मशीन आवर। लेकिन हमें यहां पर यूनिट लिखना है, तो इनटू हर एक के मशीन आवर पर यूनिट, वो आपको ऊपर टेबल में दिए हुए। तो 50 रुपए निकल आया इनटू 4, 2.5 और 3, 200, 125, 1 133, 80, 122। ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। 133, 86 और 122। फोर सेवन फाइव 373 है जी 462 पॉइंट। ये 0.5 किधर गया?
तो बस इसकी बेस पे रैंकिंग हो जाएगी है? नहीं, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, हमें इसको कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर करना पड़ेगा। तो मशीन आवर्स कितने हैं? 4, 2.5 और 3। तो कंट्रीब्यूशन पर आर बन जाएगा 11 154.25। One, 2, 3। रैंकिंग के बाद अब आगे आप प्रोडक्शन प्लान। ये संडे को क्या होगा आपके साथ? मैं ऐसी मासूम शक्लें देखता हूँ तो दिल खराब होता है। छोटे छोटे से बच्चे हैं आप, कभी देखा ही क्या आपने दुनिया में? पहली बात ये कि लेक इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे बनियान्स और जूतीज। अंग्रेजों में लैक शैक नहीं होते, 100,000 मिलियन बिलियन। तो लेक कहें, लाख कहें, लीक कहें, जो मर्जी कहें। हाँ जी, पहले पहले ऑक्टागन कितनी डिमांड है और कितने आवर्स लग जाएंगे? 27,000। बाकी रह जाएंगे 73। फिर दूसरा नंबर एच। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर वाला भी पूरा बन जाएगा, इसको भी चेक ही करना पड़ेगा पहले। कितनी डिमांड है इसकी देख लें पहले, हो रहा है पूरा कि नहीं। 20,000 पूरे बन जाएंगे? बन जाएंगे। तो 20,000 और कितने आवर्स खा जाएगा ये? 50,000। तो बाकी रह जाएंगे 23। फिर पी की बारी, जो कि यकीनन पूरा नहीं बनेगा। 23,000 आवर्स में कितना बन जाएगा? डिवाइडेड बाय 4, 5750। अगर सिर्फ पूछा होता ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स तो ये आंसर है, लेकिन पूछा है प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बेस्ड ऑन दिस, तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द मंथ, कंट्रीब्यूशन निकाली हुई ऑलरेडी, तो कंट्रीब्यूशन से ही चल लेते हैं। ओ एच और पी है जी। प्रॉफिट पर यूनिट का कोई काम नहीं है। ओ के बनाएंगे 9,000 और एक पे कमाएंगे
475। एच के बनाएंगे 20,000 और एक पे कमाएंगे, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, 462.75। एच के बनाएंगे 20 इंटू 373.5 और पी के बनाएंगे 5750 इंटू 475। ये क्यों माइनस? क्योंकि प्रॉफिट फॉर द मंथ निकालना है। बस ये था जी सवाल। इस टेबल का कंक्लूजन ये है कि हम इतने इसके बनाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इनके अलावा कोई और यूनिट बना के देखेंगे, चेक कर लेना बेशक को करना चाहे तो, अब जो प्रॉफिट आएगा अगर आप कोई और यूनिट बना के देखें तो उतना प्रॉफिट नहीं आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा, क्योंकि हमने ना रैंकिंग जब कर ली ना तो हमने ये फाइंड कर लिया कि बेस्ट किसको है बनाना। तो हमने रैंकिंग के हिसाब से जब बनाए हैं तो ये बेस्ट है ही इसलिए क्योंकि इनकी रैंकिंग ज्यादा है, तो टोटल प्रॉफिट भी इन्हीं के ऊपर ज्यादा निकलना है। अब अगर आप इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो भी यहां आंसर आएगा वो ही हाईएस्ट होगा। इनके अलावा कोई और यूनिट बना के देख लें तो प्रॉफिट इससे कम ही निकलना है, इसलिए इसको ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कहते हैं। अच्छा, वैसे तो खैर पहले भी ये मैं मौकों पे नसीहतें कर चुका और इतना अरसा आपको मेरे साथ हो गया तो आपको ये भी पता है कि मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से कौन कौन सी बातें हैं। क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक कुछ बच्चे आज ही जाना शुरू हो जाएंगे और कल पता नहीं आए ना आए, कल हो ना हो, तो एक नसीहत सुन लें और आप इस नसीहत से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी उम्र आपसे ज्यादा है और तकरीबन डबल ही है, तजुर्बा ज्यादा है और आप यहां हैं तो मैं यहां हूं, तो मुझे वो नजर आ रहा जब आपको नहीं दिख रहा। क्योंकि जिंदगी में आप जो सारी एज गुजार के जहां तक पहुंचेंगे और कुछ ऐसी सी बात है जैसे आपके पेरेंट्स आपको जब नसीहतें कर रहे होते हैं तो आप चिढ़ रहे होते हैं कि उनको नहीं पता, और हालांकि वो आपको बोलना तक उन्होंने सिखाया हुआ है और आप बोलने के काबिल भी नहीं थे। तो बस उसी तरह की एक नसीहत समझ लें। आप डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आप में से कुछ बच्चों को देखा और तब से मेरा दिल था कि मैं इस पे कोई ना कोई नसीहत करूं। देखें, जब किसी को कोई नसीहत करते हैं ना, जैसे अगर किसी बाइकर को, बाइक चलाने वाले को यह नसीहत की जा रही होती है कि साइड मिरर लगाओ, अक्सर बाइकर नहीं लगाते ना, पता नहीं शो खराब हो रही होती है शायद। फिर हेलमेट पहने, नहीं पहनते। अच्छा, वो जो हेलमेट नहीं पहनते या साइड मिरर नहीं लगा रहे होते, जरूरी है हर एक एक्सीडेंट होगा? नहीं, बल्कि कई एक्सीडेंट्स ऐसे हैं कि जिसने हेलमेट पहना हुआ था लेकिन वो गिरा, हेलमेट खुल के गिर गया और डेथ हो गई। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये कोई सेफ्टी नहीं ली होती और उनको कुछ भी नहीं होता। इसके बावजूद अगर किसी को कहा जा रहा है कि हेलमेट यूज किया करें, साइड मिरर लगाया करें, तो उसकी ये जस्टिफिकेशन काफी नहीं है कि कुछ नहीं होता। देखा, इतने साल से मैंने बाइक चलाई, कुछ नहीं होता। मेरे बड़ा भाई भी ऐसे ही था, अब तो उसने गाड़ी ले ली है, वो भी ऐसी बाइक चलाता था, कुछ नहीं हुआ। मेरे अब्बा जी भी ऐसे ही थे, हमारा खानदानी मसला है ये, मेरे अब्बा जी भी ऐसे ही थे, कुछ नहीं हुआ। तो ये जस्टिफिकेशन काफी है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो गया तो वो होगा जानलेवा भाई। फिर आपका बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि अब्बा जी, तो यही बता रहा हूं ना, नहीं कह पाएगा। तो जब कोई
सेफ्टी बैरियर्स कहे जा रहे होते हैं या इस तरह की कोई नसीहतें की जा रही होती हैं। जिसने नहीं मानना तो उसने तो नहीं मानना, और उसके पास अगर ये जस्टिफिकेशन है कि नहीं पहले भी तो कुछ नहीं हुआ, तो ये काफी नहीं है जस्टिफिकेशन। आपने ट्रेन की पटरी को देखा हो तो दो लाइंस हैं जो पैरेलल चल रही हैं, और उन दोनों का एक रोल है। अगर उन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी तो ट्रेन उलट जाएगी, फिर ट्रेन नहीं चल सकती। ट्रेन का पूरा निजाम उन दोनों की इक्वालिटी पे ही है। वो दोनों इक्वल हैं तो पूरा ट्रेन का निजाम चल रहा है, वो नहीं होंगे तो ट्रेन का निजाम नहीं चल सकता। अब वो दोनों हैं इक्वल, दोनों की पार्टिसिपेशन है पूरे सफर में, लेकिन वो दोनों अगर एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश कर लेंगे ना तो फिर निजाम खराब हो जाएगा। ये जो अल्लाह ताला ने बेटे हमारे पूरे मुआशरे के अंदर, इंसानी निजाम के अंदर एक जेंडर बनाई है मर्द, एक जेंडर बनाई है औरत, और इन दोनों ही के आगे सब रिलेशन, सारे रिश्तेदारियां, वो इन दोनों ही के मुख्तलिफ आगे रिश्तों के नाम है। दोनों का मुआशरे के अंदर, पूरी इंसानियत के अंदर अपना अपना रोल है। बराबर है, हाँ बराबर है, इज्जत में बराबर है। नेकियां करेंगे दोनों को जन्नत मिलेगी, बुराइयां करेंगे पलड़ा एंड पे भारी हो गया बुराई वाला, दोनों को दोज़ख मिलेगी। दोनों की इज्जत है, दोनों के हकूक हैं, लेकिन दोनों के रोल्स डिफरेंट हैं। जब दोनों ने क्रॉस कर लिया ना तो फिर वो जो पूरा ट्रेन का निजाम है ना वो उलट जाएगा। अब ये चीजें शुरू कहां से होती हैं, इसके लिए बहुत सारे शैतान को बहाने मिलते हैं। आप अगर वाकई ही अपने दिल से नहीं, दिल नहीं, हाँ दिल से, अगर आप वाकई अपने दिल से पूछ के देखेंगे और वाकई ही सिंसेरिटी के साथ, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा कि आपकी पढ़ाई में बहुत जरूरी मजबूरी थी कि आपकी इंटरजेंडर दोस्तियां बने। ये कोई जरूरत थी ही नहीं, आपकी पढ़ाई में इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। आपके पूरे आर्टिकल इस मजबूरी के बगैर गुजर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, आप जब आर्टिकल्स में होंगे, जब आप आर्टिकल्स में कुछ असाइनमेंट्स पे होंगे, ऑफिस के अंदर होंगे, वो एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट होगा जो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं कि अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे और उस शॉप पे या किसी किसी एयरपोर्ट पे, किसी होटल पे, बैंक में, और वहां रिसेप्शन पे खातून ही मौजूद हैं, तो आप उनसे डेफिनेटली बात करेंगे, और सुनाओ क्या हाल चाल है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप उनसे वो ही बात करेंगे जो आपको उस वक्त उस ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी लग रही है। बिल्कुल इसी तरह से कोई खातून अगर किसी ऑफिस में, किसी जॉब पे, किसी बैंक में, किसी जगह जाएगी और रिसेप्शन के ऊपर किसी भी रोल के अंदर कोई मर्द मौजूद है, तो वो हूं करके थूक के भी नहीं आ जाएगी कि मैं तो बात नहीं कर सकती। जो भी जरूरी बात है करनी पड़ेगी। यह है जरूरत के तहत कॉन्टेक्ट, और इसमें किसी दीन में कोई ममानियत नहीं है, जरूरत के दर्जे में। लेकिन ये जो आपके कॉलेजेस के अंदर ग्रुप्स होते हैं, जो मैं जब ऊपर नमाज पढ़ने जाता हूं ना, मुझे बहुत से ग्रुप दिखते हैं, और ये ग्रुप शायद पीआरसी में बनना शुरू हो जाते हैं, या शायद उससे भी पहले कहीं आप स्कूल कॉलेजेस में जैसे पढ़े होते हैं, ऐसी एकेडमीज में पढ़े होते हैं। अब इनमें जो लड़कियां हैं उनका मुझे अंदाजा नहीं है, वो तो एक डिफरेंट क्रीचर है, मर्द एक डिफरेंट क्रीचर है, मुझे नहीं अंदाजा लड़की के अंदर इस वक्त क्या सोच होगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ लड़के के बारे में कह सकता हूं कि उनके पास और ऑप्शंस बिल्कुल मौजूद थी लड़कों में दोस्तियां करने की, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो प्रेफर कर गए कि नहीं, पढ़ाई बड़ी अच्छी होगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और उन्होंने अपने ग्रुप्स के हिस्सों में लड़कियों को शामिल कर लिया, या खुद जाके लड़कियों के ग्रुप्स में शामिल हो गए, और उनको यह लगना शुरू हो गया कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो वो सब लड़के खुद अपने सिंसियरली दिल से पूछ लीजिएगा कि अंदर क्या रीजन थी, मुझे ना बताना, खुद आप अपने आप को खुद ही सोच के बताना लड़कियों के पास क्या रीजन थी, पता नहीं। तो जब आप इन इंटरेक्शंस का हिस्सा बनते हैं ना, और आपको लगता है कि ये तो दुनिया में शुरू से हो रहा है, ग्रुप्स होते ही हैं, मेरे अम्मी अब्बू भी ऐसी कॉलेज में पढ़े हैं, उनके भी और अम्मी के भी ग्रुप्स थे पूरे। अब देखें, आप हंस पड़े हैं इस पे, आप क्यों, आपकी अम्मी के ग्रुप नहीं हो सकते? नहीं मतलब आपकी अम्मी के फ्रेंड्स के ग्रुप नहीं हो सकते? खुद नहीं हो सकते? नहीं क्यों भाई, लड़कों से पूछ रहा हूं, मतलब अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है? अगर हैं तो उनके नहीं ग्रुप्स हो सकते क्या? हैं, हो सकते हैं, वो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते बैठ के? सोचें जरा, अम्मी को इमेजिन करें, जवान इमेजिन करें, वो करें जरा इमेजिन, ग्रुप्स में बैठी हुई हैं, जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यू नो। आप हंसे जा रहे हैं यार, मतलब हंसने वाली क्या बात, कैसी लग रही अम्मी बैठी हुई है? तो ये जो लोग ग्रुप्स का हिस्सा है ना, जो आपकी क्लास में हैं, आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे जवान जवानियां मौजूद हैं जो इस तरह के ग्रुप्स का हिस्सा हैं, जो मुझे ये स्क्रीन पे सुन रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे हैं
जिनको ये लगेगा कि नहीं जी हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता, बाइक पे साइड मिरर लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ आज तक, लेकिन जब होगा तो वो जानलेवा ही होगा, वो जानलेवा ही होगा। तो आप अगर ये समझते हैं कि ये जिंदगी की मजबूरियां हैं, और कुछ बच्चों जो मैं जब इस तरह ग्रुप्स देखता हूं तो कुछ देख के तो मुझे ये अंदाजा होता है कि ये जिस तरह से शुरू से पले बड़े आ रहे हैं तो उनको इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसे बच्चे भी ग्रुप्स में नजर आते हैं जिनको मुझे देख के लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं थे, ये ऐसे नहीं थे, ये यहां पर आके ऐसे हो गए। तो अगर यहां पे आके ऐसे हो गए तो फिर उस पे ना दुख बहुत होता है। जो स्कूल से ही ऐसे हैं, जिनकी अम्मी अब्बू भी ग्रुप में होते थे और वो एक पूरे एनवायरनमेंट से आए हैं, तो उनको तो उन बेचारों को तो पता नहीं है ना, मतलब लिटरली उन बेचारों को नहीं पता है कि ये शायद कोई गड़बड़ भी है, उनको नहीं पता इस बात का। लेकिन जो इस एनवायरनमेंट से नहीं आए हैं, जिनको ये मसाइल नहीं पता थे कि ट्रेन की दो पटरियां अलग अलग ही उनका रोल है, इक्वालिटी डज नॉट मीन उनकी जगह बदल देना, डज नॉट मीन एट ऑल। बैट्समैन का रोल अलग है, बॉलर का रोल अलग है। ये सारे कोई भी इदारा, किसी भी इदारे के अंदर टीचर्स का रोल अलग है, बाहर गार्ड का रोल अलग है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? सब इंपॉर्टेंट है। एडमिशन वाले का अपना रोल है, एग्जाम वाले का अपना रोल है। अब जब ये रोल एक दूसरे के स्विच करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, जो अभी भी इस कॉलेज में, इस फील्ड में आके शायद पहली बार बड़े शहर में आए, और खासतौर पे वो बच्चियां जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, खासतौर पे वो बच्चियां जो इस माहौल में पहले नहीं थी और अब आके वो उनको सबको देख के लगना शुरू हो गया कि ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो अगर किसी माशरे के अंदर सारे के सारे एक दूसरे को कत्ल करने वाले बहुत आम हो जाएंगे कि बहुत नॉर्मल हो गया है, तो उससे भी कत्ल करना हलाल नहीं हो जाएगा। अगर हर कोई खाने के बाद शराब पीने वाला बन जाएगा क्योंकि बहुत नॉर्मल हो गया है, तो उससे शराब हलाल नहीं हो जाएगी। अगर माशरे के अंदर एक ऐसा रिवाज बन जाएगा कि लोग कपड़े पहनना छोड़ देंगे, तो उससे सतर का हुक्म खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सब ऐसे ही चल रहा है, ये जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह के ग्रुप्स में एंगेज्ड हैं और उनको लगता है कि ये जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, तो मेरे बच्चों, आई कैन गारंटी कि जरूरी हिस्सा नहीं है। आप किसी ऐसे धोखे में आ गए हैं जिसमें आपको लग रहा है शायद इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती है। आप जो बनना चाह रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, एक अच्छा करियर बनाना चाह रहे हैं, मैं वो हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा करियर है। अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जितने प्रोफेशन है उसमें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड शायद पाकिस्तान के कामयाब तरीन लोगों के अंदर मेरा शुमार होगा। पैसे अल्लाह का शुक्र है अच्छे रिस्पेक्टेबल अर्न हो जाते हैं, वो मेरे पास है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं कि आप जिन चीजों को जरूरी समझ रहे हैं वो जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आपको लगता है कि इन ग्रुप्स का हिस्सा बन के ही आप माशरे में आगे बढ़ सकते हैं, आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। तो जो अभी इन ग्रुपिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, वो उस वक्त से बचें कि जब आपको ऐसा नुकसान हो जाएगा जो आप फिर कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसा रास्ता है जिसपे कभी ना कभी ये नुकसान होते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।